हेलो स्टूडेंट्स, आपका फ्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की थी। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बताया था केमिकल सेल हमारे टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं और हम कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट वाला टर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। व्हाट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है भाई? केमिकल एनर्जी में। आपको पता है इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको यहाँ पर जो मेन चीज याद रखने वाली होती है वो क्या होती है? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि जब तक आप बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका जो एनोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एनोड पर कौन सा होता है? नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। यहां तक ये चीज आपने पढ़ ली थी और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही एग्जांपल है। सपोज दैट हम समझते हैं आपको जिस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उस दौरान आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाने होते हैं और उन इलेक्ट्रोड को कुछ बैटरी से कनेक्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है? जिस इलेक्ट्रोड को आपको बैटरी उसको किससे कनेक्ट करना होता है? बैटरी से कनेक्ट करना होता है। सपोज दैट आपने यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वाटर आपका H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये वाटर H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट कब होगा? तब आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे जब आप बैटरी ऑन करोगे। लेकिन जब आप बैटरी ऑन ना करो, क्या H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट कब होगा? जब आप बैटरी ऑन करोगे। यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहां कर रहे हो? यहाँ पर केमिकल एनर्जी में कर रहे हो। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको नहीं दोगे, क्या वाटर H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आओ अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हम एक अच्छे लेवल पर पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहां होता है और इसको हम किस तरह से अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। उस दौरान जो इलेक्ट्रोलाइस है उसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम से पता पड़ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन करेंगे। वह प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ decomposition the process of decomposition of electrolyte when electricity
passed through electricity passed through aqueous electrolytic solution, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड का आपको जिस इलेक्ट्रोलाइट का आपको डिकम्पोजिशन कराना है उसका आप क्या बनाओगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, या फिर आप उसको पिघली हुई फॉर्म में लोगे, यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करोगे, पिघला लोगे, यानी कि उसको आप मोल्ट कर लोगे, यानी कि आप उसको फ्यूज स्टेट में ले लोगे और मोल्टन स्टेट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में ले रखा है या मोल्टन स्टेट में ले रखा है और आपने वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, उस दौरान इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता कहां है और किस तरह से हमको इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप तैयार करते हैं। एक बार हम इस चीज की बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज होता है, जो मेन यूज होता है, इसका यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल लाइक कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एसेट्रा बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम कोई भी इम्प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। और हम देखते हैं किस तरह से हम इम्प्योर मेटल को प्योर कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर की। हम यहाँ पर आपको क्या लेते हैं, कॉपर की प्योरिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं हमको किस तरह से सेटअप लेना है। एक हमको क्या लेना है, एक कंपार्टमेंट लेना है और एक ऐसा कंपार्टमेंट लेना है जो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो क्या हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो पाए, यानी कि जो क्या हो आपका इंसुलेटर का बना हुआ हो, जब इंसुलेटर। ऐसे मेटल का लेना है जो क्या हो आपका इंसुलेटर, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम हो, ज्यादा फ्लो नहीं हो। बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखो, जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, यानी कि जो आपकी इम्प्योर मेटल होगा, जो आपकी इम्प्योर मेटल रॉड है, ये सपोज दैट इम्प्योर मेटल रॉड है, उसको आप कहां रखोगे, एनोड पर रखोगे। जो आपकी इम्प्योर मेटल रॉड होगी, इम्प्योर सपोज दैट मैंने कॉपर मेटल रॉड ले ली, इम्प्योर कॉपर मेटल रॉड मैंने ले ली है, उसको मैंने कहां रखा है, एनोड पर रखा है। और आपको एक चीज को पता होगा, लेफ्ट में क्या रखते हो आप, एनोड रखते हो या नहीं रखते हो। और एक चीज याद रखो, जिस मेटल की आप प्योर इम्प्योर रॉड लेते हो, उसी मेटल की आपको एक प्योर रॉड लेनी है जिसको आप राइट साइड में प्लेस करोगे, यानी कि कैथोड वाली पोजीशन पर प्लेस करोगे। यानी कि ये क्या है आपकी प्योर कॉपर रॉड। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। यानी कि जिस मेटल को आपको प्योर करना है, जो मेटल इम्प्योर है, उसको आप एनोड पर रखोगे, उसको आप राइट में रखोगे, और उसी मेटल की प्योर रॉड आप राइट साइड में यानी कि कैथोड की फॉर्म में रखोगे, कैथोड वाले प्लेस पर रखोगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखो, जिस मेटल का आपको प्योरिफिकेशन करना है, जिस मेटल को आप प्योर करना चाह रहे हो, उसी मेटल का आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। आप किसका प्योरिफिकेशन करना चाह रहे हो, कॉपर मेटल का, तो मैंने किसका सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का अपन सॉल्यूशन लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करोगे, उसी कॉपर का, उसी मेटल का अपन को क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। और अब हम इनको, ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, किससे कनेक्ट करने वाले हैं, बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पर चार्ज क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है।
यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और ऊपर से इसको हल्का सा रफ कर देते हैं। अब आपको देखना है कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, हम उसकी बात करेंगे। आपको मैंने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और आपको इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एनऑक्स। एनऑक्स का मतलब एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है सदैव, ऑक्सीडेशन होगा। और एक और चीज बताई थी, रेड कैट। रेड कैट का मतलब रिडक्शन किसका पर होगा, आपका कैथोड पर होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है भाई। एनोड पर क्या कराना है आपको, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या कराना है आपको, रिडक्शन कराना है। अब हम बात करें एनोड पर क्या रिएक्शन होगी वो हम समझते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर जो कॉपर सॉलिड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मतलब क्या है वो हमको समझना है। यानी कि ये जो आपकी इम्प्योर रॉड है उसमें इम्प्योर रॉड का एक्चुअल में मतलब क्या होगा, एक चीज बताओ, इम्प्योर रॉड में क्या क्या मिक्स होगा। इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर है आपकी, जिसमें आपकी कुछ कॉपर के मेटल होंगे, कॉपर मेटल होगा और कुछ इम्प्योरिटी होगी, यही तो मतलब है। इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर में क्या क्या होगा भाई, एक तो कॉपर मेटल होगा और इम्प्योरिटीज होगी। इस रॉड में जो कॉपर होगा वह कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यानी कि Cu2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और नॉट। ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन है या नहीं है भाई। Cu2 पॉजिटिव रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका मेटल में प्रेजेंट कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव यानी कि सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जब तक कन्वर्ट होता रहेगा जब तक इस रॉड में कॉपर प्रेजेंट होगा, जब तक ये Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता रहेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते रहोगे उतनी ही उसी रेट से Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा का पूरा Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो रॉड है वहां से सभी Cu मेटल्स के आयन चले जाएंगे और यहां बचेगा क्या, बस इम्प्योरिटीज ही बचेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक्चुअल में कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होगा, ये जो आपके Cu2 प्लस के आयन हैं, ये जो आपके Cu2 प्लस के आयन है यानी कि इम्प्योर रॉड से क्या हुआ है, कॉपर के आयन Cu2 प्लस में कन्वर्ट हुए हैं। अब कैथोड पर क्या होने वाला है, ये जो इम्प्योर रॉड से Cu2 प्लस के आयन आए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें देकर क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। यानी कि ये जो Cu2 प्लस के आयन हैं ये इनको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर सॉलिड में। यानी कि कैथोड पर आकर जो कॉपर मेटल है आकर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में आकर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो इम्प्योर मेटल है ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा पूरा, और ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस वाले इलेक्ट्रोड पर आकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां आकर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से हमने इम्प्योर जो आपकी मेटल रॉड है उसका प्योरिफिकेशन कर लिया। इसमें जो आपके कॉपर मेटल के आयन थे वो आप कहां आकर डिपॉजिट हो चुके हैं, एक प्योर मेटल यानी कि जो आपकी कैथोड पर प्योर मेटल रॉड है उस पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योर मेटल का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक चीज याद रखो, एक बार और मैं बता देता हूं, जो आपकी इम्प्योर मेटल होगी उसको एनोड पर रखोगे, जो आपकी प्योर मेटल होगी उसे कैथोड पर रखोगे। इम्प्योर मेटल से जो प्योर मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आएगा और सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और इस मेटल रॉड पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ से जो आपकी इम्प्योर रॉड है वहां से कॉपर लिबरेट होगा और प्योर रॉड पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इम्प्योर रॉड से क्या होता है, मेटल लिबरेट होता है और प्योर रॉड पर आकर ये डिपॉजिट हो जाता है। अब हम देखते हैं, ये तो बात होगी इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब एक साइंटिस्ट हुए थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारी स्टडीज की थी और उन्होंने अपने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 लॉ भी दिए। उन्होंने 1833 1834 में अपने 2 लॉ दिए जिनका नाम रखा उन्होंने फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं फेराडे ने जो बात की थी कितना वेट इलेक्ट्रोलाइट पर यहाँ की डिपॉजिट हो रहा है या कितना वेट इस वाले रॉड से क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, उसकी बात की थी। अब हम समझते हैं फेराडेस के इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ क्या क्या थे, हम उनकी बात करेंगे। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस की अच्छी खासी स्टडी की और उन्होंने कितने लॉ दिए, 2 लॉ दिए और उन्होंने जो लॉ दिए थे वो कहा कितने दिए थे, 1833 एंड 34 में ये लॉ दिए थे फेराडे ने और उन्होंने 2 लॉ दिए। दैट लॉ इज कॉल्ड फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट लॉ इज कॉल्ड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसकी बात करेंगे भाई, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, हम उसकी बात करने वाले हैं और ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, आपको यहां ध्यान से समझना है। फेराडे ने कहा था, अभी देखो आपने प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल देखा भी, आपने प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में देखा क्या एक्चुअल में, आपने देखा जो आपकी इम्प्योर रॉड थी उसको हमने एनोड पर प्लेस किया, जो आपकी प्योर रॉड थी उसको कहां प्लेस किया, हमने कैथोड पर प्लेस किया। आपने देखा यहां से प्योर मेटल क्या होता है, लिबरेट होता है कैथोड एनोड से और वो कैथोड पर जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज बताओ, और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उतना ही वेट यहां से मेटल का क्या होगा, लिबरेट होगा और उतना ही ज्यादा वेट इस कॉपर का इस वाले रॉड पर डिपॉजिट होगा। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी कम सप्लाई करेंगे उतना ही कम वेट Cu का Cu2 प्लस में आएगा, उतना ही कॉपर का वेट Cu कैथोड पर डिपॉजिट होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो वेट का डिपॉजिट और लिबरेट होना एट इलेक्ट्रोड, ये किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रहा है। आप जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो आपका सब्सटेंस है, वो किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। किसी भी यानी कि सब्सटेंस का डिपॉजिट होना और लिबरेट होना किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा यहां से Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो, ये Cu से Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और उतना ही ज्यादा ये कॉपर मेटल पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट लॉ यही था। हम बात करें यानी कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर यानी कि अमाउंट ऑफ, हम चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड। किसी भी कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए
या फिर लिबरेट हो रहा है एक इलेक्ट्रोड पर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे। तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity of electricity passed through electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आप जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, कोई सब्सटेंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, मैंने मान लिया W वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड व्हेन Q इलेक्ट्रिसिटी, Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। मैंने मान लिया लेट W gram of any substance deposit at electrode when Q coulomb electricity पास्ट। जब आप Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो W ग्राम एनी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, तो हम उसकी बात करेंगे एक्चुअल में फॉर्मूला बनेगा क्या। अब हमने बात कर ली, यानी कि वो साफ साफ कह रहा है जो आपका सब्सटेंस पर जो यानी कि इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका जो अमाउंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अमाउंट क्या मान लिया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। अब ये Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, Q यानी कि चार्ज की बात करेंगे। जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन किया तो यहां आ गया ZQ, W इक्वल टू क्या आ गया आपका ZQ, वेयर Z is electrochemical equivalent, electrochemical equivalent। एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी Z क्या है यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप ये भी जानते हो Q इक्वल टू होता क्या है, IT होता है, तो हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू IT, Z इक्वल टू IT। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम उनकी भी बात करेंगे। पहले हम इस Z को डिफाइन कर लेते हैं, एक्चुअल में ये Z है क्या और ये कहना क्या चाहता है। देखो भाई, मैंने एक फॉर्मूला बनाया W इक्वल टू ZIT। इफ अगर ये जो I यानी कि जो आपका करंट है उसको मैं 1 एम्पियर मान लूं, अगर करंट क्या हो 1 एम्पियर हो और टाइम क्या हो 1 सेकेंड, तो W इक्वल टू क्या होने वाला है, W इक्वल टू होगा Z इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, और एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं, कूलम। सो W इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके Z के बराबर हो जाएगा। W किसके इक्वल हो जाएगा, आपके Z के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना अमाउंट वहां डिपॉजिट हो रहा है या जितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है भाई, लिबरेट हो रहा है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट
may be defined as इसको हम क्या मान सकते हैं, may be defined as the amount of substance deposit oblique liberate at electrode when, ये ऐसी कंडीशन आएगी कब, जब आप 1 एम्पियर करंट पास करो कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, when 1 एम्पियर करंट passed through electrolytic solution for 1 सेकेंड। जब आप 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, W, यानी कि जितना वेट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखनी है, मोस्टली मैं अभी आपको चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है, वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, W इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल, यानी कि जिस मेटल का आप जो मेटल डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है अपॉन N इंटू एफ। आप इस चीज को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। एक चीज याद रखो, Z इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल अपॉन N इंटू एफ। यहां पर M यानी कि जो मेटल आपका डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसका मोलर मास लेना है, अपॉन N का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, F का मतलब क्या होता है, फेराडेज कांस्टेंट, mm का मतलब क्या है यहां पर मोलर मास ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा है उसकी बात हो रही है। N का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन आपको करता, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। F इक्वल टू क्या होगा आपका फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई आपकी F की 96500 कूलम पर मोल। आपको ये चीज याद रखनी है, 1 फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और फेराडे की वैल्यू क्या आती है, 1 फेराडे इक्वल टू होता है आपका 96500 कूलम पर मोल। और एक चीज याद रखनी है, 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही 1 फेराडे होता है, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। आपको इस चीज को याद रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फेराडे, यानी कि 96500। और आप न्यूमेरिकल्स में जेड की क्या पुटअप कर सकते हो, मोलर मास ऑफ मेटल अपॉन N इंटू एफ। एफ का मतलब 96500 पुटअप कर सकते हो इसकी जगह। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई। चलो आओ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और हम देखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और हम इक्वेशन को रीड करके किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। A solution of CuSO4 is electrolyzed. A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with
a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposit at electrode? अब आपको इसको ध्यान से समझना है किस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और हम इस वाले क्वेश्चन को टू यानी कि दो तरीका से करेंगे। पहले तो हम सिंपल क्वेश्चन को रीड करके करेंगे और एक हम फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है एक्चुअल क्वेश्चन है क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है अगर आपको यहाँ पर करंट यानी कि आई दे रखा है, अगर आप 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हो, जहां तक बात समझ में आ रही है, फॉर टाइम कितना दे रखा है, फॉर 10 मिनट के लिए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और पूछ रहा है मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, कॉपर का कितना मास यहां पर, सॉरी एट कैथोड, कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है वो पूछ रहा है। अब हम देख लेते हैं हम कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि कितना चार्ज हम पास कर रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइम को किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में, क्योंकि कूलम इक्वल टू होता क्या है, एम्पियर सेकंड। तो 10 × 60 सेकंड, सो दैट इज 600 सेकंड के आगे आपका टाइम आ गया। अगर हम बात करें कितनी क्वांटिटी ऑफ हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, यानी कितना चार्ज पास करा रहे हैं, तो 1.5 × 600 सेकेंड, दैट इज 900 कूलम, 900 एम्पियर सेक। और इसको क्या कहते हैं हम, 900 कूलम। एम्पियर सेकंड का मतलब क्या होता है, 900 कूलम। अब आपसे पूछा है अगर हम 900 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कितना कॉपर यहां डिपॉजिट होगा, वो हमको समझना है। तो सिंपल आपका मतलब क्या है, कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पर Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो मतलब है, जितना Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा उतना ही वो यहां पर क्या होगा, आके डिपॉजिट होगा। एक बार दोबारा समझ लो, जितना Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा उतना ही Cu इलेक्ट्रोड पर आकर डिपॉजिट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उतना ही Cu कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर आकर डिपॉजिट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको याद रखना है, ये जो आप Cu सॉलिड आप जितना डिपॉजिट कराओगे वो किसकी हेल्प से कराओगे। अब एक्चुअल में अब आपको रिएक्शन को हल्का सा रीड करना है। आपने मोल कॉन्सेप्ट में स्टाइकियोमेट्री में रिएक्शन को रीड किया था। हम इस रिएक्शन को किस तरह से रीड कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस या 1 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cu require 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू टू फॉर्म इनटू 1 मोल ऑफ Cu सॉलिड। यानी कि अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ में आ रही है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप कितना Cu डिपॉजिट करोगे, कितना Cu लिबरेट करने वाले हो, कितना Cu जनरेट करोगे। भाई देखो यहाँ 2 मोल है तो Cu का क्या होगा, 1 मोल होगा या नहीं होगा। अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हो तो हमारा 1 मोल ऑफ Cu आके डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ Cu फॉर्म होगा यानी कि डिपॉजिट होगा। ये चीज आपको पढ़नी आनी चाहिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। भाई आपने मोल कॉन्सेप्ट में इस रीडिंग को ले चुके हो। अगर Cu2 प्लस में आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे तभी तो 1 मोल ऑफ Cu डिपॉजिट होता है। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलो 1-2 पॉइंट और बता देता हूं मैं। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। और एक चीज याद रखो, 1 मोल ऑफ कोई भी मेटल है, सपोज दैट हमने बात कर ली 1 मोल ऑफ Cu की, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके इक्वल होता है, इट्स मोलर मास।
बात समझ में आ रही है? तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, एक बार मैं लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो हम बात करें 1 मोल ऑफ Cu इक्वल टू, Cu के मोलर मास के इक्वल होगा, यानी कि हम बात करेंगे 63.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ Cu किसके इक्वल होगा बेटा? 63.5 ग्राम। आपको याद रखना है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, और कॉपर का मोलर मास होता है 63.5। तो 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब क्या है? 63.5 ग्राम। अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 2 फेराडे, या 2 इंटू 96500 कूलाम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज आप पास करा रहे हो तो आपका 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा या नहीं होगा भाई? ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और अगर आप 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो आपका 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ Cu डिपॉजिट होगा। और आप कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो भाई? 900 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो। तो अगर आप यहाँ 900 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 63.5 इंटू 900 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ Cu डिपॉजिट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को रीड करके आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहां तक ये समझ में आ गई। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत सी जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे इस तरह क्वेश्चन में। बहुत इजी चीज है। अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो तो 1 मोल ऑफ कॉपर बनता है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराडे, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है इट्स मोलर मास। अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो 1 मोल आपका कॉपर बन रहा है, तो यानी कि 2 फेराडे आप चार्ज पास कर रहे हो तो 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। और अगर आप 1 कूलम पास करोगे तो क्या होगा? इसके ये अपॉन में आ जाएगा। और आप यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास कर रहे हो? 900 कूलम, तो आपका इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। ये तो चीज हो गई हमारी, ये बात हो गई सिंपल। अगर आप क्वेश्चन को रीड करके करो, अब हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको मैं बता चुका हूं W इक्वल टू क्या होता है आपका? ZIT। और Z आपको मैंने क्या बताया? मोलर मास ऑफ मेटल। यहां पर क्या है मेटल? कॉपर, अपॉन M इंटू F इंटू I इंटू T। आपको कॉपर वाली यानी कि रिएक्शन तो याद होगी, कैथोड की एक्चुअल में होगा क्या? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका? कॉपर सॉलिड बनाएगा। यहाँ पर N की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो W इक्वल टू मोलर मास ऑफ कॉपर क्या होता है आपका? 63.5 ग्राम होता है। N की वैल्यू है यहाँ पर 2 और यहाँ पर F की वैल्यू 96500 इंटू I की वैल्यू आप देख चुके हो, आपको मिल चुकी है 1.5 एम्पियर, और इसका मतलब कूलम इंटू टी कितना है आपका? 600 सेकेंड। और ये जो एम्पियर सेकेंड होता है वो कूलम होता है भाई। तो आपका वेट यहां से निकल जाएगा 63.5 इंटू 1.5, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 600 2 अपॉन 96500 ग्राम। देख लेना दोनों से आंसर क्या आने वाला है आपका? सेम आने वाला है। इस तरह से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। How many coulombs are required to deposit
50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम when electrode reaction is Al plus 3 accept 3 electron to form aluminium solid। अगर ये रिएक्शन दे रखी है और अगर 50 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है तो आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन कितना वहां पर चार्ज पास कराएंगे उसकी बात हमको करनी है। तो सिंपल आप इसको रिएक्शन को रीड करके भी बता सकते हो। आपको पता है अगर आप 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा भाई, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा या नहीं होगा। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यानी कि 3 फेराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फेराडे, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप 3 फेराडे कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपका क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना होगा, उसके मोलर मास के इक्वल। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होगा भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। किसके इक्वल होगा, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको अब इसको पढ़ना है, अगर हम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है तो आपको कितने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है भाई, 3 × 96500 कूलाम्ब की। बात समझ में आ रही है। 27 ग्राम इलेक्ट्रिसिटी, 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कब होगा, जब आप 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। अगर 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कब होगा, जब आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, 3 × 96500 अपॉन 27 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। अगर वो बात कर रहा है 50 ग्राम एल्यूमिनियम कब डिपॉजिट होगा, सो 50 ग्राम ऑफ Al डिपॉजिट वैन कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे भाई, 3 × 96500 × 50 अपॉन 27 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे। इस तरह से तो आपने क्वेश्चन को रीड करके इसको सॉल्व कर लिया। चलो अब फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है, ZIT। आपको वेट कितना गिवन अप है, यहाँ पर 50 गिवन अप है और आपसे पूछ क्या रहा है, कूलम पूछ रहा है। IT का मतलब आप इसको यहाँ Q की फॉर्म में लिख लो भाई, क्योंकि Q की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे चार्ज पूछ रहा है, यानी कितनी, उसका क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। Z का क्या मतलब होता है, मोलर मास ऑफ मेटल। मोलर मास ऑफ किसका लेंगे हम, एल्यूमिनियम का, अपॉन N × F इंटू क्या हो जाएगा, Q। सो 50 इक्वल टू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, 27। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा, आपने देखा था 3। दैट इज फैराड इक्वल टू 96500 इंटू Q। सो Q इक्वल टू 50 × 3 × 96500 अपॉन 27 कूलाम। देखो दोनों से आंसर क्या आया होगा आपका, सेम। आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।